नमस्कार दोस्तों, कोच अबेड एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम वापस आ चुके हैं अपनी इकोनॉमी सीरीज़ के साथ। तो अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है इकोनॉमी सीरीज़ में और बहुत आसान आसान तरीके से जाना हुआ है, ठीक है। तो जो भी अपने को क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए थे इससे पहले वाले सीरीज़ में, जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के हिसाब से डाला हुआ था, उसके आंसर्स जो रहेंगे वो उसके आंसर्स आपको इंस्टाग्राम पेज पे जो कोच ऑफ एडू के नाम पे ही है वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर देना वो सही नहीं होगा। सिर्फ इसी कारण से मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए अपन चालू करते हैं। आज जो अपने को जानना था वो थी हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का, ठीक है। 2019-20 का, इसको जानने से पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि इकोनॉमी जो होता है वो दो पिलर्स होते हैं। इकोनॉमी पिलर जो रहता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा होता है हमारा एक बजट। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो दिया हुआ है वो 2019-20 का दिया हुआ है, लेकिन जो बजट है वो हमारा 2020-21 का है। अब ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न सिर्फ यही है इसका, क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा होता है ना वो होता है एक साल पहले का होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 2019 से 2020 तक में हमने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, वो सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स रहती है वो सारी रहती है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। वो सारी चीज़ें रहती है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में। और आने वाले साल में जो आगे साल आएगा उसमें हम कहाँ पे कितना पैसा डालेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, वो सारी चीज़ें जो रहती है वो सारी चीज़ें रहती है बजट के अंदर में। मेरे ख्याल से इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, यही आपको सिर्फ जानना था। इसके आगे अगर अपन चलते हैं तो इसके आगे होता है इकोनॉमिक सर्वे, वो दो वॉल्यूम्स में होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आज जो अपन देखेंगे वो हमारा वॉल्यूम 1 होगा। वॉल्यूम 1 के अंदर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? वॉल्यूम 1 के अंदर आती है वो चीज़ें जैसे कि हमने कुछ भी गलत किया, हमने कहीं पे रेलवे में इतना पैसा मतलब 10 लाख करोड़ डाल दिया, हमको वहाँ उतना नहीं डालना चाहिए था, वहाँ से उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आई। जो भी गलतियाँ हुई हैं वो सारी चीज़ें को वॉल्यूम 1 में बताया जाता है। वहीं पे वॉल्यूम 2 जो होता है, वॉल्यूम 2 के अंदर में जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की, हाँ हमने यहाँ पे इतना पैसा लगाया तो यहाँ से इतना आउटपुट हुआ, जो परफॉर्मेंस होंगे कहाँ पे कितना पैसा गया, क्या चीज़ हुआ, वो सारी चीज़ें जो होती है वो रहती है वॉल्यूम 2 के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते। क्या होता है कि आज का ना ये पीडीएफ फॉर्म में बनाने का मेरा रीज़न यही था कि क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में ना बहुत सारी चीज़ें होती है बताने के लिए। मैं ऐसा कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं चाहता कि मतलब हाँ ठीक है सर ने छोड़ दिया और ये एग्ज़ाम में आ गया कल ग्रेड में तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जितना पढ़ता हूँ मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ, उस जो एकदम रिलेवेंट है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आसान तरीके में आपको नहीं बता पाएगा, आप चेक कर लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे कहीं पे भी आपको नहीं कोई बता पाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन वॉल्यूम 1 देखने वाले थे, तो उसका चैप्टर 1 जो होता है वेल्थ क्रिएशन, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसमें जो ये लाइन दिया हुआ है ना, इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ये आपको समझना है ये क्यों बोला गया। जो इकोनॉमिक सर्वे में जैसा दिया हुआ था वैसा का वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो इनविजिबल हैंड की जो बात की गई है, ये जो है वो मार्केट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। जो मार्केट होता है उसके बारे में बात की इनविजिबल हैंड। और जो हैंड ऑफ ट्रस्ट बोला गया है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती है ना उनको बोला गया है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उन सबको बोला गया है हैंड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये चीज़ आपको जानना था कि टाइटल में एक्चुअल में दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में वो था कि देयर वाज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या हुआ, ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के आई एम सॉरी, मनमोहन सिंह और पीएम जो पीवी नरसिम्हा राव थे उनके अंडर में लिबरलाइजेशन चालू हुआ था। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है ना कंपनीज के ऊपर से और जो सेक्टर के ऊपर से, उसको थोड़ा सा कम किया जाता है। जो रेस्ट्रिक्शंस होता है ना उनको कम किया जाता है, उनको छूट दे दी जाती है। तो इसी कारण से जो लिबरलाइज सेक्टर थे वो सब बहुत ज़्यादा ग्रो किए थे, ठीक है। पहले का दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, ये कब तक बनना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसका आंसर आप करेंगे, इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है। 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो इंडिया कब तक बनना चाहता है, जो उसका स्कोप है वो कहाँ तक का है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को दो चीज़ें जानना चाहिए। दो चीज़ें जानना क्या क्या है? सबसे पहले तो अपने को इनविजिबल हैंड, जो मैंने आपको जैसा बताया मार्केट को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट में क्योंकि कॉम्पिटिटिव होगा तो वहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि सपोर्टिंग ऑफ द हैंड ऑफ ट्रस्ट, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए
जो कि उन मार्केट को और स्ट्रेंथन करे, बैकअप जो मार्केट रहता है ना उनको बैक करे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। तो अपन जो इनविजिबल हैंड अपन ने बात किया अभी तक कि मार्केट को अपन स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट को स्ट्रेंथन करने का तरीका है जो नए एंट्रीज आते हैं। पहला पॉइंट जैसा कि आपको दिया हुआ है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू एंट्रीज, मतलब नए एंट्री मतलब नए फैक्ट्रीज या नए जो प्लांट्स वगैरह, नया जो यूनिट आता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हर जगह कम्पीट करने के लिए। ठीक है, इनेबल फेयर कॉम्पिटिशन एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपन आगे जाके देखेंगे। ये बार बार बातें की जाती है लेकिन इसके ऊपर तक खास ठीक काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम कई जगह पीछे होते हैं। ठीक, एलिमिनेट पॉलिसीज अंडरमाइनिंग मार्केट्स, ये सारे ये ना आपके ब्रॉड टॉपिक्स है। इनका पूरा विश्लेषण जो रहता है इसको एक्सपांड करके जो मैंने बताया है वो आगे बताया है, तो अभी सिर्फ आप टॉपिक देख लीजिए, आगे मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। इनेबल जॉब क्रिएशन फॉर ट्रेड, जॉब क्रिएशन की बातें भी की गई है, और स्केल अप बैंकिंग सेक्टर की भी बातें की गई है। ये क्या है, ऊपर ऊपर की टॉपिक्स है, ये अभी आप जान लीजिए। इसके नीचे में मैंने आपको हर चीज़ एक्सपांड करके बताया हुआ है। ठीक है, आगे जो अपना सेकंड चैप्टर दिया हुआ है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट ग्रास रूट्स दिया, मतलब जो पैसा हमको बनाना है वो एकदम लोअर लेवल से अपन कैसे बना के लेके आए वो चीज़ के ऊपर बात की गई है। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका ये वाला होता है। ठीक है, इंडिया रैंक 3rd इन द फर्म्स क्रिएशन, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉइंट होता है ये फैक्चुअल न्यूज़ है आपका। इंडिया जो है वो न्यू फर्म क्रिएशन मतलब नए कंपनीज नए यूनिट सेटअप करने के रैंकिंग में 3rd रैंकिंग में आई हुई है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, किसने बताया है ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अपने को देखना है कि कितने कितने कहाँ पे क्या हुए थे। ये ना 3rd, इसको मैं इसको मार्क कर देता हूँ, नहीं हो रहा, हटाओ। हाँ, तो इसमें आप इसमें पूरे इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ को देखेंगे कि जो भी बातें की गई है ना, ये इससे पहले जो गवर्नमेंट थी ना 2014 से जो पहले गवर्नमेंट थी उनसे कंपेयर करके बात की गई है। जो कांग्रेस की सरकार थी उससे ही कंपेयर करके पूरी बात की गई है यहाँ पे कि हमने ये काम किया, उन्होंने ये काम नहीं किया था, हमने इतना अच्छा किया, उन्होंने ये चीज़ नहीं किया था। पूरी चीज़ इसी के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एक फिगर याद करके रखिए कि 1.24 लाख जो थे वो नए फर्म्स क्रिएट किए गए हैं। कब क्रिएट किए गए हैं? 2018 में। ठीक, जो कि 80% ज़्यादा है 2014 में जो क्रिएट किए गए। 2014 में 17,000 क्रिएट किए गए थे, जबकि 2018 तक में 1.4 लाख मतलब वही लगभग 1.25 लाख नए फर्म्स को क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ ये है कि जो नए फर्म्स हैं ना, नए फर्म्स जो क्रिएट किए गए थे वो ऐसी जगह में ज़्यादा थे जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और ऐसे जगह में कम थे जहाँ पे लिटरेसी रेट कम थे। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिटरेसी रेट। एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियस सी बात है, वही चीज़ है ना कि नए फर्म्स अगर खोल रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप होगा ही नहीं वहाँ पे, तभी तो एंटरप्रेन्योर होगा, तभी तो वहाँ पे खुलेगा। तो ठीक है, तो अपने को इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ फाइंडिंग ये मिली है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे ना वहाँ पे लिटरेसी रेट जो था वो बहुत कम था, अराउंड 59.6 ऑफ एन एवरेज था। तो इसलिए वहाँ पे जो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप न्यू फर्म्स जो थे वो कम मिले देखने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए, तो इसके लिए सजेशन अपने को दिया गया है कि अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एनहांसिंग द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया ना इसमें टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 पैरामीटर्स पे इंडिया पीछे चल रहा है। 6 पैरामीटर्स क्या होते हैं ये आप खुद से देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ बताऊंगा तो आपको होमवर्क करने का मन नहीं करेगा ना, इंटरेस्ट आएगा आपको वीडियो में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप वो चीज़ देखते रहिए। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप 6 पैरामीटर्स इसका बताएंगे, और दूसरा होमवर्क आपको दिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो थी वो कब तक बनाने की थी, ये आपको दूसरा होमवर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और जो लेबर लॉज रहते हैं उसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो फिर जॉब्स को बढ़ाएंगे ना। लेबर लॉज अगर आसान रहेंगे, आप किसी को, जैसे अभी ये हो रहा है कि 8 घंटे से 12 घंटे करके बढ़ा दिया गया है, तमिलनाडु हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगह में 8 से 12 घंटा बढ़ा दिया गया वर्किंग आवर को, और जो है वेजेस वो कम कर दिए गए हैं। तो ये क्या लेबर लॉज जो होता है ना उनको डाइल्यूट किया जा रहा है। तो इस केस में लेबर्स आएंगे कहाँ से, जब उनको उस टाइप का माहौल ही नहीं मिलेगा, एकदम मजबूरी में ही तो आएंगे। तो इसलिए लेबर लॉज को अच्छे से फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट जो चीज़ दिया गया है, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो मार्केट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें प्रो बिजनेस क्या होता है, ठीक है, अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रो बिजनेस मार्केट। प्रो बिजनेस मार्केट्स मार्केट्स होते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब एक आदमी ए जो है वो यदि कोई चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है तो दूसरा जो इंसान है वो भी उसको 4.5 रुपये में बेचता है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर इसने 4.5 कर दिया तो इसने 4 कर दिया, इस टाइप का कंपटीशन होता है, मतलब प्रॉफिट यहाँ पे कम होता है। इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है और जो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है ना, पैसा ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि क्या है, अगर कॉम्पिटिटिवनेस होगा तो चीज़ों की जो प्राइस होती है वो कम होती है, और कम होती है तो इंसान डिमांड बढ़ाता है, इसलिए ज़्यादा पैसे आते हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है नॉन क्रॉनिक पॉलिसी। नॉन क्रॉनिक पॉलिसी क्या होती है, आप ये चीज़ को पहले टर्म समझिए। प्रो क्रॉनिक पॉलिसी जो होती है उसको पहले समझिए। क्या होता है, किसी एक इंसान को, जैसे मान लीजिए यहाँ मुकेश अम्बानी जी है, उन्हीं को देख के अगर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो हो जाती है प्रो क्रॉनिक पॉलिसी। मतलब क्या होता है, किसी भी एक बड़े आदमी जो होता है, बड़े इंसान जो रहते हैं, उनको देख के अगर पॉलिसी बनाई जा रही है, उनको दिमाग में रख के पॉलिसी बनाई जा रही है, तो वो पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट करेगी, बाकी जो कंपटीशन जो मार्केट में रहेगा वो पूरा ख़त्म कर देगा। तो इसलिए जो भी पॉलिसीज़ बनती है ना, तो वो पॉलिसीज़ को सबको देख के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सबके बीच में, म्यूचुअल मार्केट जो होता है उनको देख के बनाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। प्रो बिजनेस मार्केट चाहिए क्योंकि वहाँ पे अपने को कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहिए है ताकि ज़्यादा पैसा आए, और दूसरी बात ये होती है कि अपने को नॉन प्रो क्रॉनिक पॉलिसीज़ चाहिए जो कि सब के ऊपर बेस्ड हो। प्रो क्रॉनिक पॉलिसीज़ जो कि एक आदमी पे बेस्ड हो, वो चीज़ अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ की गई है कि बिफोर लिबरलाइजेशन द सेंसेक्स फर्म यूज्ड टू बी देयर फॉर 60 ईयर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि सेंसेक्स होता क्या है, ठीक है। सेंसेक्स मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स क्या होता है, मान लीजिए ये एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 कंपनीज़ के शेयर जो है उसको रख दिए। तो इसमें से ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ के शेयर्स बढ़ते हैं, कुछ कंपनीज़ के शेयर्स घटते हैं, ठीक है। तो उन सबको जो टॉप की 30 कंपनीज़ होती है उनके शेयर्स को रखा जाता है एक डब्बे में। एक डब्बा यही हो गया, उसमें 30 कंपनीज़ के शेयर्स को रखते हैं। अब शुरुआत में क्या होता था कि जो एक कंपनी, जैसे 30 कंपनीज़ हो गई, तो 30 कंपनीज़ में ना जो ये सारे 30 कंपनीज़ है तो वो लगभग 60-60 साल तक रहती ही थी, और कोई नई कंपनी आके उसको रिप्लेस नहीं कर पाती थी। लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि उसमें हमको देखा जा रहा है कि लगभग हर 12 साल में ये जो है ना, वो कंपनी पूरी रिप्लेस हो जाती है। मतलब कोई एक कंपनी यहाँ पे पहले थी और कोई बी कंपनी अभी अभी चालू हुई है, कोई बी कंपनी अभी अभी चालू हुई है, तो वो बी कंपनी जो रहती है वो उसको लगभग 12 साल में रिप्लेस कर देगी। मतलब ए जो है वो हट जाएगा और जो बी कंपनी थी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब बी कंपनी का जो शेयर्स और जो वो मार्केट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और ए कंपनी को हटा दिया जाएगा। अब आपको एक चीज़ जानना ये है कि सेंसेक्स कहाँ पे कैलकुलेट होता है, तो ये BSE का आपने नाम सुना होगा। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। ये एशिया का ओल्डेस्ट बोलते हैं ना, एशिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है वो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसेक्स की बात आई है तो मैं निफ्टी की भी बात कर देता हूँ। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि 30 कंपनी का डब्बा मैंने लिया था, यही निफ्टी में क्या है 50 टॉप कंपनी के डब्बे लेते हैं और उसी के बारे में बात किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये दोनों चीज़ें थी सेंसेक्स और निफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मतलब 12 साल में अगर पूरी कंपनी हट जा रही है, अब इसका मतलब ये है कि लगभग हर 4 साल में 1/3 जो फर्म है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, न्यू प्रोसेस के साथ आ रही है, तो पुरानी कंपनीज़ को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, हाँ, जो प्रो क्रॉनिक पॉलिसीज़ मैंने आपको बताया था ना, उसके एग्जांपल देख लो। आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम 2014 के पहले होता था कि 2G स्पेक्ट्रम में ये फंस गया। उसके पहले जैसे नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोल डिस्ट्रीब्यूशन, कोयला खदान को गलत, मतलब अपने ही खास लोग को बांट दिया गया। वो सारी चीज़ें जो होती थी ना, ये सब होती थी प्रो क्रॉनिक पॉलिसीज़, ठीक है। मतलब किसी एक को ही ध्यान में रख के लिया हुआ डिसीजन। जैसे नवीन जिंदल जी है, मान लीजिए नवीन जिंदल जी को कोयले का खदान दे दिया गया, उनके बदले में मतलब उनके साथी में कोई और, मान लीजिए बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनको, वो भी वहाँ पे बैठ में खड़े थे लेकिन उनको नहीं मिल पाया। तो यही चीज़ें होती है कि अपने खास वाले, मतलब किसी एक
समुदाय या किसी एक इंसान को देख के जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, वो सब क्या होता है, वो इकोनॉमी की बैंड बजाती है। बस ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। चौथा चैप्टर जो दिया हुआ है वो हमारा है अंडरमाइनिंग मार्केट। अंडरमाइनिंग मार्केट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अंडरमाइनिंग मार्केट देखो क्या होता है इसमें ना, मैं आपको 4 एक्ट्स ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मतलब उनको यूज़ किया जाता है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होते हैं वो। उनका भी मतलब अभी आज मतलब जब वो उनको लाया गया था ना, उस टाइम पे उनका काम था, लेकिन आज के डेट में अगर अपन देखेंगे ना, तो आज के डेट में उनका कोई काम नहीं बचा हुआ है, तो उनकी ज़रूरत है ही नहीं आज के डेट में। समझ रहे आप बातों को। सबसे पहला जो एक्ट आता है वो आता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1995, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। ये किसके अंदर में आता है, एमओसी। एमओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955। अब ये होता क्या है, इस एक्ट के द्वारा होता क्या है ना कि एसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब जो काम की चीज़, जैसे तेल हो गया, खाने के आइटम्स हो गए, दाल चावल, और आपके ये तेल हो गया, प्याज वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों के ना ये मतलब स्टॉक करने पे बैन लगाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का, जैसे अभी बीच में ये हुआ था आपका 2019 में आसपास में सितंबर में प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो उस टाइम पे क्या होता है, प्याज का रेट और ना बढ़े इसलिए क्या करता है ना, ये जो प्राइवेट वेयर हाउसेस रहते हैं या वहाँ पे रहते हैं, उनमें बैन लगा देता है कि हाँ ठीक है, आप 600 किलो से ऊपर स्टॉक नहीं कर सकते। क्या है, स्टॉक कर करके रखेंगे तो रेट और बढ़ते जाता है। ये फ़ायदा कमाने वालों का, घूसखोर लोग का रहता है ना, तरीका रहता है पैसा कमाने का। तो वही चीज़ करता है कि स्टॉक पे जो है वो बैन लगाता है। अब ठीक है, एक तरीके से अच्छा काम भी करता है, लेकिन क्या होता है ना इससे दिक्कत क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ना थोड़ा सा दूर भगाती है। कैसे दूर भगाती है वो आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैं एक आदमी हूँ ए, ठीक है, और दूसरा है गवर्नमेंट, ठीक। मैं एक हूँ ए और दूसरा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो वेयर हाउसेस है वो तो अपने उस पर स्टॉक में बैन नहीं लगाएगी, और मैंने कोई सामान को, मान लीजिए मैं यही प्याज का ही वो वेयर हाउस रखा हूँ, प्याज का स्टॉक करता हूँ दूसरी जगह बांटने के लिए। तो अचानक से क्या हुआ कि प्याज का रेट बढ़ने लग गया। तो इसने मुझे बोल दिया कि सर आप 100 किलो से ऊपर स्टॉक नहीं कर सकते हो। तो भाई मैं तो नुकसान में आ गया। मेरा जो प्रॉफिट, मैंने जो वेयर हाउस बनवाया था वो मैंने तो 1000 किलो के हिसाब से बनवाया हुआ था। 1000 किलो का मेरे पास स्टॉक होना चाहिए था, उसके हिसाब से मैं अपने प्रॉफिट अपने आदमियों को पैसा दूंगा, इस टाइप का सोच के बनाया था। लेकिन इन्होंने स्टॉक लगा दिया मेरे पर, मतलब लिमिट लगा दिया कि आप 100 किलो से ऊपर नहीं करेंगे। मेरा पैसा तो पूरा डूब गया ना, मैं तो नुकसान में आ गया। तो यही कारण है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनको थोड़ा सा हिचकते हैं वो ये सब जाने में। इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो रहता है ना, उनको थोड़ा सा हटा देना चाहिए, ये चीज़ बात की गई है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको यूनियन का एग्जांपल दिया ना, यूनियन सितंबर का 2019 में जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि उस टाइम पे जो बढ़ गए थे तो स्टॉक का बैन लगा दिया उन्होंने। मैं 1000 किलो का हिसाब लेके चल रहा था, लेकिन मुझे 100 किलो में रुकना पड़ गया। तो यही तो कारण है, इसी कारण से तो मेरा पूरा नुकसान हो गया। तो मैं उस जगह में पैसा लगाऊंगा ही क्यों, ये बात आ जाती है। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस टाइप का सोचते हैं कि हाँ मैं उस जगह में पैसा क्यों लगाऊं, तो ऑब्वियसली बात है कि डेवलपमेंट वहाँ पर तो रुक ही जाएगा ना। तो जो नेशनल मार्केट्स होते हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ तो बातें क्लियर हो गई आपको। ये चीज़ रीज़न था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का। ये आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। जो 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे में जैसे का तैसा दिया हुआ था, मैं उसको बहुत आसानी से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप वैसे का वैसे ही उसको समझिएगा और वैसा का वैसा ही उसको लिखिएगा, ठीक है। अगला जो आता है ड्रग प्राइस कंट्रोल अंडर ईसीए। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर में ना ड्रग्स, कुछ टाइप से जो ड्रग्स रहते हैं ना, उनको भी रखा गया था। ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि अपने को एक चीज़ देखने को मिला कि जिन जिन ड्रग्स को हमने रखा था ना उसमें, उसके अंदर में इस ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंदर में रखा हुआ था जिन ड्रग्स को, उनके जो प्राइसेस थे ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। मतलब जिनको अपन इस ड्रग कंट्रोल के अंदर में रखे उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको इनसे बाहर रखा गया ना उनके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। तो उल्टा हो गया ना भाई। हमने जिन ड्रग्स को रखा था इस एक्ट के अंदर में, उसको इसलिए रखा था क्योंकि इसके प्राइस नहीं बढ़े। लेकिन वही चीज़ हो रहा है कि जिस ड्रग्स को हमने इस लिस्ट के अंदर में रखा उन्हीं के प्राइस बढ़ रहे हैं, और जिनको बाहर रखा गया था उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि अनरेगुलेटेड वंस के
जो प्राइसेस है वो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रेगुलेटेड वाले हैं उनके प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा था। तो ये तो उल्टा ही हो गया भाई, जिस जिस कारण से हमने किया था उसका तो जस्ट उल्टा ही हो गया ना। दूसरी चीज़ अपने को ये देखने को मिल रही है कि जो मेडिसिन हॉस्पिटल्स में बिक रहे थे ना, उनके प्राइस ज़्यादा बढ़ रहे थे, और जो शॉप्स में बिक रहे थे उनके प्राइसेस कम हो रहे थे। तो ये भी तो गलत चीज़ है भाई। हॉस्पिटल में इंस्टेंट के लिए रखा जाता है मेडिसिन को, तो अब वहाँ की वो तो गवर्नमेंट के अंडर में ही रहता है ना हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे तो प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि बाहर में अगर कोई घूसखोरी करता है इस टाइप का, रखता है कोई मेडिसिन को स्टॉक करके, तो वहाँ प्राइस बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तो इस एक्ट का मतलब ही क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। दूसरी बात अपने को यही चीज़ देखने को मिली कि जो एक्सपेंसिव ड्रग्स थे, ठीक है, जो एक्सपेंसिव मतलब पहले से जो महंगे थे, उनके प्राइस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जबकि जो चीपर वाले थे उनके जो प्राइसेस थे या तो घट रहे थे या तो कांस्टेंट रह रहे थे, मतलब उतना खास नहीं बढ़ रहे थे। तो ये भी तो गलत हो गया ना। जो महंगे वाले को और महंगा करोगे तो भाई क्या मतलब आपके ये इस एक्ट के लाने का? ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरी बात आती है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ग्रेन मार्केट। तो जो ग्रेन मार्केट्स थी वहाँ पे गवर्नमेंट का छेड़खानी या बीच में इंटरफेयर करना, ठीक। अब गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो एफसीआई के ज़रिए में क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब सब ग्रेन्स को सबसे ज़्यादा प्रोक्योर करती है, मतलब लेती है, रखती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गवर्नमेंट क्या है, वो लार्जेस्ट प्रोक्योरर है। तो इस कारण से क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या है, सारा काम अपने अंडर में लेके रखी है। तो इस कारण क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग इसमें नहीं आ पाते, वो धीरे धीरे करके बाहर जाते जा रहे हैं, ठीक है। और जो मेन काम बच गया है वो सिर्फ गवर्नमेंट का बच गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट का जो रहता है ना, वो दो काम बच जाता है। गवर्नमेंट का दो काम क्या बचता है, गवर्नमेंट का पहला काम हो गया, पहला काम जो हो जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो ग्रेन्स वो रखा है। दूसरा चीज़ ये रहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है, ऊपर से उसके ऊपर सब्सिडी भी दे रहा है, तो डबल बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर में। तो यही चीज़ में इस सर्वे में सजेस्ट ये किया गया है कि सर, या तो गवर्नमेंट अपना काम डिस्ट्रीब्यूशन का रखे या तो सब्सिडी देने का करे, वो दोनों काम नहीं कर सकती। या तो आप सब्सिडी दो तो डिस्ट्रीब्यूशन काम जो है प्राइवेट प्लेयर्स को दोगे, और या तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो फिर सब्सिडी दो ही मत, बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो यही चीज़ की बात की गई है, ठीक है। ये देखो सजेशन में ये चीज़ दिया हुआ है ना, गवर्नमेंट शुड ईदर प्रोवाइड सब्सिडी फॉर सब्सिडी और डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, बोथ वुड ओनली बी एडिंग द बर्डन। वो दोनों काम करेगी तो बर्डन उन्हीं के ऊपर बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। चौथी चीज़ आती है डेब्ट वेवर। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हुई थी आपको इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन जो चीज़ आपको जानना चाहिए था ना, जितना आसानी से आप समझ पाओगे एकदम व्यवहारिक भाषा में, मैंने आपको वैसे ही समझाने की कोशिश की। डेब्ट वेवर क्या होता है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के किसानों का लगभग 5 करोड़ का लोन है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इन लोन को पूरा ही माफ़ कर दिया गया, ठीक है, पूरा लोन को माफ़ कर दिया गया। इसी चीज़ को बोलते हैं डेब्ट वेवर, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। तो क्या होता है, जो फुल वेवर्स होता है, जैसे 5 करोड़ का मैंने आपको लोन बताया, 5 करोड़ को पूरा का पूरा अगर आप माफ़ कर दोगे ना, तो वो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि क्या किसान के मन में ये चीज़ बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, हम लोन लेंगे अपने जीने खाने के लिए, हमने 10,000 का लोन ले लिया, और 10,000 का लोन में फिर हम जितना हमको ज़रूरत है हम उतना कमाएंगे, उतना को रखेंगे, उतना को खाएंगे। तो उससे क्या होता है ना, जो अपनी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब जो रहता है कंजप्शन अपना कम ही रहेगा, जितना अपने को ज़रूरत है अपन उतना ही करेंगे, सेविंग्स भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट और डिमांड सब चीज़ कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, वो जो किसान रहेगा वो उतना को उतना ही प्रोड्यूस करेगा, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि जितना मैं लगाऊंगा उतना पैसा तो मेरे पास वापस आना ही है, वो तो गवर्नमेंट तो माफ़ कर ही देगी, तो कोई ज़रूरत है नहीं मुझे ज़्यादा कमाने की, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है, वो आलसीपना आ जाता है। और दूसरी बात यहीं पे, ये पहला पॉइंट जो था वो समझाया मैंने आपको। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यदि 5 करोड़ का लोन है, तो पार्शियल वेवर मतलब ये होता है कि उसमें जैसे मतलब सारे, अच्छा 5 करोड़ तो मैंने सारे आपको फार्मर्स को दे दिया ना। यदि अगर मैं बात करूँ कि जैसे एक किसान का 10,000 का लोन है, ठीक है, तो 10,000 का लोन में सरकार ने कहा कि ठीक है, मैं आपका 5,000 माफ़ कर देती हूँ, और 5,000 जो है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। तो उस 5,000 को चुकाने के लिए किसान क्या करेगा, वो 10,000 का मतलब अप्रॉक्स आप ये समझो कि 10,000 का वो अपना प्रोड्यूस करेगा, अपने जो खेत है, जो चावल वावल जो भी वो उगा रहा है, वो 10,000 का सामान उगाएगा। उसके कारण क्या होगा कि उसका 5,000 गवर्नमेंट का पे करेगा, और जो 5,000 बचता है वो अपने पास रखने के लिए भी उसके पास बचेगा। तो ये क्या होता है ना, जो पार्शियल वेवर्स होते हैं, पूरा आप मत करो, उसका पूरा आप तो माफ़ मत करो, आधा या कुछ परसेंट जो होता है, 50%, 60%, 40%, जितना भी होता है वो माफ़ करो, पूरा का पूरा माफ़ मत करो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो ठीक है, आगे और चैप्टर बढ़ता है। 5वां चैप्टर जो अपना दिया हुआ है वो है क्रिएटिंग जॉब्स
जॉब्स एंड प्रोडक्ट्स बाय स्पेशलाइजिंग इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे जो स्पेशल बात की गई है ना, और कहीं की बात नहीं की गई है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स की ही बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में सेम टू सेम एक चीज़ दिया हुआ है, नेटवर्क प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे कहा ये गया है कि इंडिया के पास आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो सेम चाइना जैसी है, जो चाइना के एक टाइम पे था, जिसके कारण वो चाइना आज इतना ऊपर हुआ है। क्या है वो चीज़? इंटेंस लेबर बहुत ज़्यादा मतलब भरे हुए हैं। और दूसरी बात एक्सपोर्ट ट्रेजेक्ट्री, मतलब एक्सपोर्ट जो होता है ना, एक्सपोर्ट का जो वेज होता है और जहाँ जहाँ मार्केट्स खुले हुए हैं ना, वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ों को इंडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये पॉइंट दिया हुआ है आपका असेंबल इन इंडिया। असेंबल इन इंडिया जो अपन पहले यूज़ करते थे, और अभी जो अपन ने लॉन्च किया है मेक इन इंडिया, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक, इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो इसके कारण से क्या होता है, दो चीज़ें होंगी। इससे क्या है, सबसे ज़्यादा नीचे वाला पॉइंट को मैं पहले बोलूँगा कि क्या होता है, इस कारण से ना आपके बहुत सारे यूनिट्स खुलेंगे तो काम ज़्यादा होगा तो वो लगभग 4 करोड़ जॉब 2025 तक बनाएगा, और 8 करोड़ जॉब जो है वो 2023 तक बनाएगा। अभी आप जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पे है, तो इसको कम करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप पे यही है। ठीक है, असेंबल इन इंडिया और जो मेक इन इंडिया है, असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया को आप दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये करते हो तो पहली बात तो ये जॉब्स तो क्रिएट करेगा ही। दूसरी बात क्या होता है, जो एक्सपोर्ट्स होंगे ना आपके, एक्सपोर्ट्स को आपको बढ़ाना है। 2025 तक उसको 3.5% तक बढ़ाना है, और 2030 तक उसको 6% तक बढ़ाना है। ये सब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है ना, अपना पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो बात किया गया है, वो पूरा $5 की जो इकोनॉमी है ना, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसको बेस पे रख के किया गया है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सजेशन दिया गया है कि हाँ देखो, फोकस ऑन असेंबलिंग ऑपरेशंस, मतलब असेंबलिंग वाले जो काम थे ना, उस पर आप काम करो। क्या है इससे, क्या है एमएसएमई, ये जो मेनली है ना, ये एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको फोकस करके दिया गया है कि असेंबली, जो टोटल फोकस है वो उनके ऊपर दिया गया है कि असेंबली ऑपरेशंस पे आप काम कीजिए, और ऐसे कंट्रीज़ में आप अपना एक्सपोर्ट कीजिए जहाँ पे जो जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी है, डिमांड जहाँ पे है ना ज़्यादा, वहाँ पे आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए। क्या है, जहाँ डिमांड ज़्यादा रहेगा ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे लोग खरीदेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट्स ऑन इंडियाज़ ट्रेड एग्रीमेंट ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, सॉरी ये सन लिखा है, ये ऑन होगा, ये जो हो गया आपका, ये ऑन होगा, ऑन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या बात करते हैं, हाँ, आप एक चीज़ ये आपको मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि जो आपके ना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे, वो पहले के तुलना में, मतलब 2014 से, मैंने आपको शुरू में बताया कि 2014 से ही ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर अपन एक्सपोर्ट का फील्ड देखेंगे ना, एक्सपोर्ट का अगर फील्ड देखते हैं, तो अपने को ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में जो है वो 13.4% का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। ठीक है, और टोटल मर्चेंडाइज, मतलब ये वाली बातें जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बात करता है। टोटल मर्चेंडाइज मतलब सर्विस आ गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आ गया, और दुनियादारी सब चीज़ मिला के, वो टोटल सारी चीज़ें जो होती हैं ना, सबको मिला के वो टोटल मर्चेंडाइज बनता है। तो उसमें अपने को 10.9% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। ये फिगर्स आप याद रखेंगे, हाँ, ये फिगर्स जो रहते हैं ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 13.5% लगभग अराउंड हो गया, और ये 11% आसपास का टोटल मर्चेंडाइज में बढ़ा है। ठीक है, और वहीं अगर दूसरी बात अपन करते हैं कि इंपोर्ट्स को अगर अपन देखेंगे, तो इंपोर्ट भी 12.7% अराउंड आसपास बढ़ा है, और टोटल मर्चेंडाइज जो होता है वो भी 8.6% आसपास बढ़ा हुआ है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही होगी कि इंपोर्ट यदि 12.7% आसपास बढ़ा है, तो एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो बढ़ा है 13.4%। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारे पास सरप्लस ही आएगा। तो जो सरप्लस है, ये आपको मेन याद रखना है कि इंडिया का जो पर ईयर का सरप्लस है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के मामले में वो 0.7% का सरप्लस है हर साल में। और यदि टोटल मर्चेंडाइज का अगर अपन देखेंगे तो वो लगभग 2.3%। आप इन दोनों को मत करिएगा,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये मत समझिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इंपोर्ट हम पहले 100 कर रहे थे तो अभी 127 होगा, इस टाइप का होता है। और यदि तो मतलब बेस अमाउंट जो अपना 100 रहता है उसी का तो परसेंटेज निकालते हैं ना अपन। और वही अगर एक्सपोर्ट अगर मान लीजिए हमारा 200 रुपये का था, तो वहीं पे अगर इसे 13.4% करेंगे तो लगभग 226% आसपास कुछ होता है। तो उस टाइप का होता है, ठीक है। इनका बेस अमाउंट जो है वो अलग अलग था। इसीलिए आप मेन चीज़ को ये याद रखिए कि 0.7% का जो पर ईयर का अपना सरप्लस होता था वो हो रहा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, और दूसरी चीज़ टोटल मर्चेंडाइज मतलब सारी चीज़ों में जो सरप्लस हो रहा है वो 2.3% आसपास का सरप्लस हो रहा है। ठीक है, बात है क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने नोट करके लिखा दिया है, यही चीज़ था, ठीक है। अब आगे वाली बातें आती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो मैं आपको ऊपर जितने पॉइंट्स बताया था ना, मैं हर चीज़ यहाँ नीचे एक्सपांड करके आपको बता दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब फिर से वही बात है कि 2014 की बात कर रहे हैं, हमेशा कांग्रेस से ही यार ये करते रहते हैं अपना कंपेयर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कांग्रेस से इन्होंने कंपेयर किया है यूपीए गवर्नमेंट से। तो उसमें दिया गया है कि 2014 तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो रैंकिंग थी 142 थी, और अभी जो आ गई है, मतलब मोदी काल में जो आई है वो आई है 63 पे रैंक आ गई। मतलब बहुत कुछ इन्होंने कवर किया है, बहुत कुछ इन्होंने अच्छा किया। लेकिन अभी भी ये 4 पॉइंट्स मतलब 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें वो पीछे थे। टोटल मैंने आपको बताया ना, इसमें 6 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 फैक्टर में ये अच्छे से काम कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स में ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। वो 4 फैक्टर, आप 6 फैक्टर्स आप खुद देखेंगे, आप खुद देख के बताइएगा मुझे, ठीक है। मुझे पता है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा उस चीज़ को। इंडिया की सीट में बिहाइंड है ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। मतलब कोई भी नया बिजनेस अगर इंडिया में स्टार्ट करना है तो वो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 10 जगह से आपको परमिशन लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, बिल्डिंग का, ये का, वो का, दुनियादारी। तो वो उतना आसान नहीं है। दूसरी बात होती है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी आपको पहले इधर जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, फिर कलेक्टर के पास जाओ, फिर इधर जाओ, वहाँ से एनओसी लो, यहाँ से एनओसी लो, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए ऊपर वाले। तीसरा जो होता है पेइंग टैक्सेस। पेइंग टैक्सेस के लिए पहले मैं आपको ये चीज़ एक फैक्ट बता देता हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 135 करोड़ की लगभग अराउंड है, या आप 140 करोड़ आसपास के लेके चलिए। लेकिन जो अपन ने सर्वे और सेंसस किया था उसके अकॉर्डिंग अपने को ये पता चला है कि इंडिया में जो टोटल टैक्स पेयर्स की मात्रा है वो मात्र कितनी है, 6 करोड़। इंडिया में सिर्फ 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लीगल टैक्स पेयर आते हैं, ठीक है। 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लीगल टैक्स पेयर है। इनमें से भी 6 करोड़ में से 5 करोड़ ऐसे हैं जो कि नो टैक्स में आते हैं, ठीक है, जिनको 1 रुपये भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। तो कायदे से अगर अपन देखेंगे ना, तो लीगल टैक्स पेयर जो बच जाते हैं वो सिर्फ 1 करोड़ है, ठीक है। तो इंडिया में जब टैक्स ही नहीं आ रहा है सही से तो कहाँ से होगा भाई? इंडिया में टैक्स पेयर्स ही नहीं है तो फिर कहाँ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा? ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट भी। चौथा पॉइंट जो होता है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको किसी को देना है या ये करना है तो उसके लिए बहुत पेचीदा तरीका रहता है। इसीलिए इंडिया इन चारों चीज़ों में इंडिया पीछे चल रही है, ठीक है। अब बात आती है कि इट इज़ बीइंग सीन दैट लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, मतलब आपको मैं ये समझा देता हूँ। जैसे एक जगह ए है और दूसरी जगह बी है। ए से बी पहुँचाना है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाने वाली सारी चीज़ों को अपन लॉजिस्टिक्स के अंदर गिनते हैं। या तो बस हो जाए, या तो एयरप्लेन हो, मतलब एरोप्लेन हो जाए, या तो ट्रेन हो जाए, जो भी चीज़ें हो जाए, ट्रक्स हो जाए, शिप्स हो जाए, हर चीज़ों को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक की चीज़ों को जो होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो बातें क्लियर हो गई। तो अपने को ये चीज़ देखने को मिला है कि लॉजिस्टिक्स जो रहता है ना, वो इम्पोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब इम्पोर्ट बहुत अच्छे से होता है, बहुत प्यार से तुरंत हो जाता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट की मात्रा होती है, मतलब एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो मतलब उतना फ्लुएंट नहीं है। फ्लुएंट मतलब उतने आसानी से नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ी सी अटकलें आती है। इसलिए इंडिया का इंपोर्ट जो है वो आसानी से हो जाता है। क्या है इंपोर्ट? आप एक बेसिक सी बात समझिएगा, आपको मोबाइल बनाना है तो आप छटपटी में रहोगे कि हाँ मेरे पास ये सामान तुरंत पहुँचे, इसलिए आप इंपोर्ट को बहुत जल्दी से करोगे। लेकिन वही है कि एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है ना, कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है, बंद तो गया, आज नहीं तो कल बिक ही जाएगा, इस टाइप का सीन लगता है। इसीलिए एक्सपोर्ट की जो मतलब मामला रहता है, ये मैं आपको व्यवहारिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए इंपोर्ट जो रहता है वो रहता है फ्लुएंट रहता है, एफिशिएंट रहता है, और एक्सपोर्ट रहता है वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट रहता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई?
तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट से होते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम स्पेशली दिया गया था वहाँ पे। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट से जो लॉजिस्टिक्स चलती है वो ऐसी लॉजिस्टिक्स सर्विस है जो कि पूरे इंडिया में वर्ल्ड क्लास की है। मतलब इंडिया के हर जगह जो है ना, वहाँ इंडिया को बेंगलुरु एयरपोर्ट से सीखना चाहिए कि किस तरीके से लॉजिस्टिक्स की सेवाएं दी जाती है जो कि वर्ल्ड क्लास की है। बेंगलुरु की जो लॉजिस्टिक्स सर्विस है वो वर्ल्ड क्लास की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो सजेशन दिया गया है, ऑल मिनिस्ट्रीज़ जैसे कि ये हो गया आपका कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, याद रखिएगा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो रहता है, कस्टम वाले माल जो रहते हैं उन सबको अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो ही ये सब अच्छे से होगा, एक्सपोर्ट जो है वो आराम से बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कही गई है टूरिज़्म और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, स्पेशल फोकस देना चाहिए। इस कारण से एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में अपन ने अभी तो बात किया था, ऊपर में मैंने बताया था कि स्केल अप द बैंकिंग सेक्टर, तो उसी के बारे में बात करते हैं। गोल्डन जुबली फॉर बैंक्स एसोसिएशन। बैंक एसोसिएशन का गोल्डन जुबली मतलब 50 साल। 50 साल कैसे पूरा हो गया भाई? क्योंकि 1969 में सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, इसीलिए गोल्डन जुबली बोलते हैं 2019 को। ठीक, तो यदि अगर अपन देखते हैं कि 1969 मतलब 1969 से अगर अपन देखते हैं तो बैंक्स मतलब जिस तरीके से इकोनॉमी इंडिया की एक्सपैंड हुई है ना, उसके हिसाब से बैंक्स इंडिया के एक्सपैंड नहीं हो पाए हैं। इंडिया के बैंक्स को जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाए हैं। यदि अगर अपन देखेंगे तो इंडिया के टॉप 100 में, इंडिया मतलब वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक में अगर देखा जाए तो इंडिया का सिर्फ एक ही बैंक है। कौन सा बैंक होगा आपको पता होगा? SBI। इंडिया का सिर्फ एक ही बैंक है SBI, जो कि वर्ल्ड के टॉप 100 में है। और जबकि अगर अपन देखेंगे कि फिनलैंड जो होता है इंडिया का 111th है, उसकी इकोनॉमी जो है इंडिया के 111th के बराबर है, उसका एक बैंक है। डेनमार्क को अगर अपन देख लेंगे तो इंडिया की 1/8 इकोनॉमी है। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ है ना वो इंडिया से बहुत छोटे, 111th 1/8 बोलने से बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, लेकिन फिर भी उनके एक बैंक वहाँ पे हैं। तो उस हिसाब से इंडिया कम से कम 10 या 11 बैंक्स होने चाहिए थे टॉप 100 में, लेकिन उस टाइप का नहीं है। इसलिए अपने को बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर शुरू में 2 ही चीज़ की गई है। जो फोकस दिया गया है वो दिया गया है अपने को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या गलती हुई है, क्या सुधारना है, और दूसरी बातें हैं कि हम कांग्रेस से उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसा कि इसमें दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक जो होती है इंडिया का, वो मार्केट शेयर का 70% हो जाती है। तो क्या होता है, अगर इंडिया के मार्केट का 70% जो लोड पब्लिक सेक्टर बैंक SBI PNB ये सब उठा रहे हैं, तो पूरा जो लोड आ जाता है वो इनके ऊपर में आ जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर में। ठीक है, वो ये क्या बोलते हैं, $5 ट्रिलियन का जो हमारा सपना है, उसका जो पूरा लगभग 70% का जो बर्डन आ जाता है वो आ जाता है बैंक्स के ऊपर में। इसलिए बैंक्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, बैंक उतने खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के जो है, बहुत सारे उसका रीज़न है, तो उसको अभी छोड़िए, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये हो जाती है कि क्रेडिट गारंटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर इवन लोअर देन NPB मतलब न्यू प्राइवेट बैंक्स। अब एक चीज़ आप समझिएगा, क्रेडिट गारंटी मतलब ये होता है जैसे आपको लोन लेना है, ठीक है, तो लोन लेना है तो आप पहले SBI के पास जाएंगे या किसी प्राइवेट बैंक HDFC के पास जाएंगे। तो बात ये हो जाती है कि HDFC में चोचले बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे कंझट वाले काम हो जाते हैं, इसलिए ना इंसान क्या है प्राइवेट बैंक के पास जाना चाहता है, तो इसी को अपन कहते हैं क्रेडिट गारंटी। मतलब क्या होता है, कंझट वंझट से बचने के लिए जो अपने को जाना रहता है ना, तो अपन पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं जाके प्राइवेट बैंक में अगर जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, क्रेडिट गारंटी जो है वो न्यू प्राइवेट बैंक जो है उनकी ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें होती है। तो इनके लिए सजेशन दिया गया है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ये याद रखिए, ये भी सेम टू सेम दिया हुआ था। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान जो रहता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए SBI का कोई एम्प्लॉय है, तो उसको ना SBI के शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब वो अपने कंपनी के बारे में, मतलब अपना जो बैंक है, अपना जो इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोच सकता है। अगर किसी भी इंसान के पैसे उसके इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगे रहेंगे ना, तो वो थोड़ा अच्छे से सोचता है उनके बारे में, उसको कैसे बढ़ाऊँ वो सोचता है। तो ये एक सजेशन दिया गया है। दूसरा सजेशन दिया गया रिप्रेजेंटेशन
ऑन द बोर्ड शुड बी डन। मतलब जो एम्प्लॉयज़ के पास शेयर्स है ना, जिनके पास ज़्यादा शेयर रहेगा, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को बोर्ड, जो सेंट्रल वहाँ का बोर्ड रहता है SBI के इंस्टीट्यूशन का जो भी है, वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7वां चैप्टर जो दिया हुआ फाइनेंशियल फ्रेजिबिलिटी इन NBFC सेक्टर, मतलब जो क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी क्रंच बोलते हैं एक तरीके से, मतलब पैसा का जो कमी पड़ जाती है ना, अफरा तफरी मच जाता है, उसको अपन कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच। अब यहाँ एक ठो पॉइंट आया है, रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क क्या होता है वो आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक बैंक है SBI, ठीक है, SBI ने किसी एक इंसान ए को कुछ लोन दिया था 10 करोड़ रुपए का, ठीक, 10 करोड़ रुपए का ए को लोन दिया हुआ था। अब क्या हो गया, 10 साल के लिए दिया था उसने, तो जहाँ 9.5 साल कंप्लीट हो गया, उसका पेमेंट अच्छे से आ ही रहा है इसका पेमेंट, तो क्या होता है, 9.5 साल होता है ना, तो इसको लगभग लोन को कंप्लीट कर दिया जाता है, और जो नया लोन होगा 20 करोड़ का, अगर इसको चाहिए होगा तो नया लोन को दोबारा दे दिया जाता है। तो इसी को, मतलब जैसे पुराना लोन ख़त्म होता है तो नए लोन को जो रोल ओवर किया जाता है, उसी को रोल ओवर कहते हैं। नया लोन को, मतलब पुराने लोन को नए लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को रोल ओवर कहते हैं। तो क्या हो रहा था कि NBFC के में ना लिक्विडिटी क्रंच थोड़ी सी आ गई थी, तो उस कारण से क्या हो गया, म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनीज थी ना, वो NBFC में अपना पैसा नहीं लगा रही थी, तो यहाँ पे लोग फंस जा रहे थे। आई एम सॉरी। तो इसी को देख के सर्वे ने NBFC के जो हेल्थ होते हैं ना, जैसे स्मॉल NBFC, जैसे 2 टाइप के होते हैं, होता है रिटेल NBFC, तुम छोटे काइंड के जो होते हैं उनको बोलते हैं रिटेल NBFC। तो वो छोटे NBFC का हेल्थ चेक किए, ठीक है, हेल्थ मतलब वो किस टाइप का फंक्शन कर रही है, उनका क्या हालत है, वो सब चेक किया उन्होंने, ठीक है। तो उनको एक चीज़ मिला कि जो HFCs होती है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो रहती है, वो 2014 के बाद रेगुलरली डिक्लाइन कर रही हैं। रीज़न नहीं बताया गया, लेकिन वो रेगुलरली डिक्लाइन कर रही हैं, ठीक है। दूसरी बात ये देखा गया कि रिटेल NBFC, मतलब जो छोटे NBFC थे, वो भी डिक्लाइन कर रहे थे। अभी हेल्थ कैलकुलेटर क्या होता है, हेल्थ कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक अर्ली वार्निंग होती है, मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच आने वाला है, आप समझ जाओ, ये चीज़ की वार्निंग होती है, ठीक है। इसी चीज़ को अपन कहते हैं लिक्विडिटी हेल्थ कैलकुलेटर। यहाँ पे मतलब कच कच पैसे की मारामारी होने वाली है, यहाँ पे लोग अपना पैसा लेने के लिए आने वाले हैं, बैंक डूबने वाला है, ये चीज़ की पहले वार्निंग दे देता है, इसी को अपन कहते हैं हेल्थ कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब आता है आठवां चैप्टर, बहुत लंबा हो जा रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, एक आध पॉइंट और बचा है, एक आध चैप्टर। तो 8वां पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। तो ये वाला जो आपका एग्जांपल है, पहला पॉइंट जो दिया है, ये आपको याद रखना ही रखना है, किसी भी हालत में याद रखना ही रखना है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये पूरा सेम टू सेम ऐसे दिया हुआ, जो चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में दी होती है आपको वैसा का वैसा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, HPCL करके एक कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड कोल लिमिटेड, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने अपना 59.29% शेयर को डिसइन्वेस्ट किया, मतलब वो अपना गवर्नमेंट ने अपना 53% जो है वो शेयर को डिसइन्वेस्ट, मतलब वो बेच दिया, मार्केट में बेच दिया, और अपने को फिर उसके बाद बेचने के बाद ये चीज़ देखने को मिला कि कंपनी को जो है ना वो 33,000 करोड़ का फ़ायदा मिला। मतलब गवर्नमेंट को एक चीज़ देखने को ये मिला कि अगर प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा आ रहे हैं हमारी कंपनीज़ में, प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा अच्छे से संभाल रहे हैं, तो हमको जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसीलिए ना ये लोग बार बार प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। यही चीज़ को इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में भी दिखाया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, वो एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट, ये टर्म को भी याद रखिएगा। एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जितनी कंपनीज़ हैं पब्लिक सेक्टर वाली, सबको आप प्राइवेट करो, ये बोलती है सर्वे। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसमें हायर प्रॉफिट अपने को मिल रहा है, ठीक है, हायर प्रॉफिट मिल रहा है, एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है, कॉम्पिटिटिवनेस मिल रहा है, प्रोफेशनलिज्म मिल रहा है। ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। सजेशन मैंने आपको साथ में साथ हर चीज़ बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, लिख भी लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यही कारण है, ये चारों कारण के कारण ही जो गवर्नमेंट है वो बार बार डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, ठीक है। अब जो वॉल्यूम 1 का जो आखिरी टॉपिक होता है, आखिरी चैप्टर होता है, वो थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। मतलब एक प्लेट, जैसे ये एक प्लेट है, इसमें रोटी, सब्जी, दाल, चिकन, जो भी हो गया, जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का टोटल खर्च कितना पड़ता है, वो चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
वो चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। तो अपने को यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि प्राइसेस ऑफ वेज थाली वॉज कंटिन्यूसली रिड्यूस, मतलब 2015-16 आसपास से, 2015-16 जो दिया हुआ है, ठीक है, 2015-16 से जो थाली की प्राइस थी वो घट ही रहे थे रेगुलरली, ठीक है। लेकिन 2019-20 में थोड़े से उनको रेज जो मतलब उनका जो प्राइस है थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा, ठीक है। तो अपने को ये चीज़ समझना था, अपन ने वो चीज़ समझ लिया। अपने को अब फैक्ट जो चीज़ याद रखना है वो चीज़ ये याद रखना है कि अगर एवरेज हाउस होल्ड की बात किया जाता है जो कि एक वेज थाली कंज्यूम करता है पर डे में, तो उसको लगभग 11,000 एक साल में प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 100 रुपये में एक थाली खा रहे थे, उसका रेट 90 हो जाता है, तो आपको 10 रुपये पर थाली या पर डे के हिसाब से आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि 11,000 रुपये हर साल का, लगभग आसपास एक साल का, पर इंडिविजुअल जो एक वेज थाली खाता है उसको सॉरी उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर नॉनवेज के बारे में बात किया जाए, मतलब 2 नॉनवेज थाली अगर कोई इंसान खाता है एक दिन में, तो उसको 12,000 एक साल में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अब एक ये समझ के चलिए कि अगर वो एक नॉनवेज थाली खाता है तो लगभग 6,000 रुपये उसको एक साल में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें? अब वो उसको थोड़ा सा आंकड़ा को अच्छे से दिखाना था ना, इसलिए वो इस टाइप का लिखा हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। आपको बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला है कि जो फूड अफोर्डेबिलिटी जो रहता है, फूड अफोर्डेबिलिटी मतलब देखो क्या होता है कि 100 रुपये की अगर थाली है, ठीक है, सिर्फ उसको 5 लोग अफोर्डेबल, मतलब 5 लोग उसको ले पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। यदि उसकी रेट 80 रुपये हो जाती है तो हो सकता है कि 8 लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो अपने को क्या दिख रहा है कि अगर प्राइस जो है वो घट रही है तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। फूड प्राइस जो है अगर वो घट रही है तो ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक। तो अपने को एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि 2007 से 2019-20 तक में वेज थाली है उसकी अफोर्डेबिलिटी जो हुई थी वो 29% इंक्रीज़ हुई थी, मतलब 29% लोग अब ज़्यादा खा पा रहे हैं वेज थाली को, और नॉन वेज थाली को 18% लोग अब ज़्यादा खा पा रहे हैं। मतलब पहले 100 लोग खाते थे तो ये 118 लोग खा रहे हैं अभी, और वेज थाली में अगर पहले 100 लोग खा रहे थे तो 129 लोग खा रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? तो यहाँ पे आज का टॉपिक अपना ख़त्म होता है। अपन शुरू करते हैं, मतलब अपन आज का लास्ट ही देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। साइक्लोन क्यार वॉज ओरिजिनेटेड इन, ऑप्शन ए है बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, निक्केई जापान, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है consider the statements about the sessions of parliament. There cannot be more than 6 months gap between two consecutive sessions of the parliament. Second number sessions are mentioned in the part 5 of the Indian constitution. Choose the correct code A, B, C या D, 1, 2, both या none, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे को भी आप खुद से अटेम्प्ट करके देखिएगा। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ये भी करना चाहता था कि अगर किसी को ये चीज़ चाहिए होगा, इकोनॉमिक सर्वे का PDF चाहिए होगा, मैंने अच्छे से बना के रख दिया है इसको, अगर किसी को चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टा के पेज पे आप कांटेक्ट करिएगा, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, जो भी रहेगा वहाँ अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को चाहिए होगा, किसी को देखना होगा तो, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं वॉल्यूम 2 का भी लेके आऊँगा, उसमें मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा सुनने में, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।